अगर मैं आपको एक बात कहूं ना तो सुन के आप झटके में तो आ जाओगे। आपको पता है सबसे समझदार जानवर कौन है? गेस करो, गेस करो। नहीं, अगर आपका आंसर कुत्ते हैं तो थोड़े से आप चूक गए हो। सबसे समझदार जानवर गधे को कहा जाता है। सुन के झटका लगा ना? झटका लगना वाजिब भी है, क्योंकि हमने कभी जानवरों को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है। लेकिन एक लेखक हैं जिन्होंने जानवरों के माध्यम से समाज की कुछ चीजों को बहुत प्यार से दर्शाया है। मैं बात कर रहा हूं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा। अब सुनने में तो ये सिर्फ लग रहा है कि दो बैलों की कहानी है, लेकिन इसे सिर्फ कहानी से देखना, कहानी के माध्यम से देखना, कहानी की नजरों से देखना काफी नहीं होगा। चलो मैं समझाता हूं आखिर इस कहानी के अंदर क्या चीजें हैं और किस तरीके से दो बैल जिनका नाम हीरा और मोती है, उनकी दोस्ती की कहानी के थ्रू मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत प्यारा मैसेज देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि बस ईश्वर ने जानवरों को वाणी नहीं दी जैसे हमें दी है। बात तो वो भी करते हैं, बट उनकी लैंग्वेज कोई समझ नहीं पाता, और अगर वो बोल पाते और समझा पाते अपनी फीलिंग तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती। इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो बैलों की कथा, हीरा और मोती की कथा। हीरा और मोती की कथा, कहानी, कितनी प्यारी दोस्ती है ना जो मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाई है। पहले थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये किस तरह की कहानियां लिखते हैं, किस तरह के सृजनहार रहे हैं ये। देखो, सबसे पहले इन्होंने बहुत सारी कहानियां जो हैं वो हमारे देश के जो किसान और मजदूर हैं उनके ऊपर लिखी है। जैसे कि इनकी लिखी पूस की रात कभी आप पढ़िए तो आपको उसमें दिखेगा कि कैसे एक किसान और उसका एक पेट है, झूरी नाम है उसका, उनके बीच की, है ना, रिश्ते को दर्शाया गया है। अगर मैं बात करूं पशु पक्षी की आत्मीयता को, इन्होंने दर्शाया है कि जानवरों के साथ किस तरह से आप बहुत इमोशनल अटैचमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर, यानी बेसिकली जब जिस दौर में ये थे, जिस दौर में ये कहानियां लिख रहे थे, उसमें उस समय हमारा देश पूर्णतः आजाद नहीं था, ब्रिटिशर्स के चंगुल में था। तो इन्होंने इस कहानियों के माध्यम से आजादी के बारे में बात की गई है। और ये जो हीरा मोती की कहानी है ना, उसमें भी यही आजादी की बात की गई है। चलो पहले थोड़ा कहानी समझते हैं कि आखिर इस कहानी के पीछे की असली कहानी क्या है। मैंने जैसा पहले कहा कि ये सिर्फ दो जानवर की कहानी नहीं है। प्रेमचंद ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं को दिखाया है। आप सुन के एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि सर, दो बैलों की कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन कहां से आ गया। समझते हैं जरा, इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। और एक लाइन जो उन्होंने कही है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार आपको संघर्ष करना पड़ता है। मतलब कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आजादी के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे संघर्षों से होके गुजरना पड़ता है, जो इन दो बैलों की कहानियों से हम समझने वाले हैं। पहले जरा इन दो बैलों को समझते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक तरफ है हीरा जी, ठीक है, मैं इनको हीरा जी कहता हूं, और दूसरी तरफ मोती जी हैं। एक है जो थोड़े से नर्म दल के हैं, तो थोड़े से टॉलरेंट स्वभाव के हैं, बहुत इनका शांत स्वभाव है, चीजों को समझदारी से समझना, काम माइंड, यानी कैप्टन कूल की तरह। और दूसरे तरफ विराट कोहली की तरह एग्रेसिव है जो हमारे मोती जी हैं, थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। और इनका ऐसा मानना है कि भैया जो दुश्मन है उसको इस तरीके से मारो कि फिर वो उठ ना सके, है ना। लेकिन इनका क्या मानना है, गिरे हुए बैरी पे सिंग नहीं चलाना चाहिए, कि अगर दुश्मन गिर गया है तो उसको फिर आप मत मारिए, नहीं, हत्थे के ऊपर वार नहीं कीजिए। लेकिन ये दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती को इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मूक भाषा। अब ये मूक भाषा क्या होती है? मूक भाषा का मतलब है कि जानवर ऐसे बोल तो नहीं पाते हैं ना, लेकिन इशारों से वो बहुत सारी चीजें दर्शाते हैं। तो आप कहानी के माध्यम में देखोगे कि किस तरीके से ये दोनों एक साथ एक जगह खड़े होकर जब रहते हैं तो एक दूसरे की मन की बात को तुरंत ये समझ लेते हैं, आपस में ये कहते हैं ना विचार विमर्श कर लेते हैं। कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि जब दोनों के सामने चारा अगर परोसा जाता है जो इनके मालिक हैं उनके द्वारा, तो वहां पे इनका प्रेम प्रदर्शन देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये आपस में सूंघ के चाट के कि हाँ भैया खाना लग चुका है, चलो आओ साथ में मिलकर खाना खाते हैं, और किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर से। वैसे इनके जो पहले मालिक हैं, जब कहानी में आप पढ़ोगे आगे तो उन्होंने इनका बहुत ख्याल रखा है, हम अभी उस पर आएंगे। फिर दूसरी तरफ इनकी सहानुभूति को देखिए आप, कि मतलब जानवर किस तरह सहानुभूति, अगर आपने देखा हो कभी गाय भैंस को, तो वो अपने बछड़ों के साथ जब खेलते तो आप देखना किस तरह से ना वो अपने सिर को बार बार उनसे टकराएंगे, ठीक है, अपने टंग का इस्तेमाल करके उनको चाटते हैं। तो ये उनकी प्रेम दर्शाने का तरीका होता है, ये उनके अफेक्शन दिखाने का तरीका होता है। कुछ ऐसा ही अफेक्शन हमें इन दोनों बैलों में
देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके मालिक की। इनका पहला मालिक जिनका नाम है झूरी। अब झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है, उनका बहुत ख्याल रखता है, उनके खाने पीने में कोई कमी ना हो, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनका भरण पोषण अच्छे तरीके से, तो सब कुछ एकदम हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं है, वैसे चल रही है। ठीक है, और बदले में भाई वो किसान है तो नो डाउट श्रम करते हैं वो, लेकिन श्रम उनसे उतना ही कराता है जितना कि भाई उचित है, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा उनसे काम करा लेना। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ झूरी के जो ससुराल वाले हैं, एक बार कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि झूरी को अपने ससुराल में अपने बीबी के कहने पे हीरा और मोती को भेजना होता है कि भाई उनके जो साले साहब है जिनका नाम है गया, झूरी के साले साहब, उनके पास वो उनको भेजते हैं कि आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको जरूरत है अपने खेतों में काम कराने के लिए। तो कहते हैं ठीक है आप उनको ले जाइए। तो अब जो हीरा मोती हैं वो झूरी के घर से निकल के झूरी के ससुराल जाते हैं और वहां पे उनके साले साहब जिनका नाम गया है वो उन बैलों को ले जाते हैं। बैलों को ऐसा लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, लेकिन नहीं, वो बेचता नहीं है। वो कहते हैं ना कटसी के लिए, फैमिली कटसी, कि हाँ ठीक है आपको जरूरत है श्रम कराने की, आप ले जाइए, कोई बात नहीं, मेरी 2 बैलें हैं इनको ले जाइए, बट इनका ख्याल रखिएगा। बट ऐसा होता नहीं है। गया के घर में उन दोनों बच्चों को, उन दोनों हीरे मोती को अच्छे से नहीं रखा जाता है। ठीक है, खाना उनको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाएगा, भरण पोषण उनका नहीं होता, आधे पेट खाना कराना, काम उनसे बहुत ज्यादा कराना, काम ना करे तो उनपे मार पीट करना। तो गया ऐसे करता है और भैया हीरा मोती हो जाते हैं परेशान। उन्हें लगता है कि भैया आप प्लानिंग करते हैं, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए, हम यहां नहीं रह सकते। ठीक है, और उनके मन में ये भी आ रहा है, वो ये सोच भी रहे हैं, आपस में वार्तालाप भी उनकी चल रही है कि भाई क्या मालिक ने हमें बेच के अपना पलड़ा झाड़ लिया है। पर उनको पता है कि नहीं, मालिक की कुछ स्थिति ऐसी रही होगी जिस वजह से उन्हें हमें यहां भेजना पड़ा। कि देखो यही वही लाइन आई कि अगर ईश्वर ने वाकनी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। मतलब ये हीरा मोती की तरफ से ये लाइन लिखी प्रेमचंद ने कि अगर उन दोनों जानवरों के पास जवान होती तो अपने मालिक झूरी से पूछते कि भाई ऐसी क्या मजबूरी रही कि तुम्हें हम दोनों को निकालना पड़ा, बेचना पड़ गया, जबकि उसने बेचा नहीं था। ठीक है, अब इनकी प्लानिंग होती है और ये कहते हैं कि भैया हम तो नहीं रह पाएंगे यहाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो ये दोनों भाई साहब रस्सी तोड़ के वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन जो गया है वो उनको मोटी रस्सी से बांध देता है। ये फिर दोबारा कोशिश करते हैं और ये किसी तरह वहां से भागने में सक्षम हो जाते हैं। अब क्योंकि भाई भूख लगी है, भूखा पेट भजन नहीं होता, तो जानवरों के लिए कैसे होगा। तो ये क्या करते हैं, भटकते भटकते पहुंच जाते हैं एक मटर के खेत में और वहां पे ये मटर खाने लगते हैं। तो ये उतना ही खाते हैं, इनको पता होता है कि पूरे खेत नहीं खाने हैं, तो उतना ही चढ़ते हैं जितना पेट इनकी नीड पूरी हो जाए। लेकिन वहीं पे फिर एक सांड आता है और वो सांड से ये दोनों लड़ते हैं, लेकिन सांड को तो ये भगा देते हैं, यानी खेत की एक्चुअली में रखवाली करी इन्होंने, लेकिन फिर इन्हें आके आसपास के जो लोग हैं वो इन्हें घेर लेते हैं। अब होता क्या है कि वो इन दोनों हीरा और मोती बैलों को ले जाते हैं कांजी हाउस। कांजी हाउस बेसिकली आपकी वो जगह होती है जहां पे जो आवारा जानवर है, आवारा जानवर यानी जिनके कोई मालिक नहीं है, जिनके कोई पेट नहीं है और वो खेतों में सड़कों पे इस तरीके से घूमते रहते हैं, उनको जाके वहां पे रखा जाता है। अब कांजी हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। हम आज भी बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे गौ रक्षक की बातें करते हैं, लेकिन हर जगह पे जो गौशाला है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके जिम्मेदार हम ही आप लोग हैं, है ना, क्योंकि उनकी फंडिंग, उनके खर्चे, बहुत सारी चीजें होती है। चलो इस विषय पे तो किसी और दिन बात करेंगे। तो कांजी हाउस इनको ले जाया जाता है। अब कांजी हाउस में स्थिति और खराब है, वहां पे सिर्फ बैले नहीं है, वहां पे और भी इस तरह के लावारिस जानवर और वहां पे दिख रहे हैं। और वो जानवर इतने भूखे प्यासे होके इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि किसी को चारा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, एकदम हड्डियां दिख रही हैं जानवरों में, मुर्दे समान हो गए हैं। तो भाई हीरा मोती समझदार, इन्होंने संकल्प लिया कि भाई हम आजाद तो होंगे लेकिन हम इनको भी आजाद कराएंगे। तो ये एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान क्या बनाते हैं कि भाई वहां की दीवार जो है वो दीवार कच्ची है, तो इनका हौसला पक्का हो जाता है कि मिलके अगर दीवार पे वार करें तो भाई दीवार टूट सकती है। तो वही होता है, अपनी जान जोखिम में डाल के बिना परवाह किए हीरा मोती लग जाते हैं और दीवार को तोड़ देते हैं। जब दीवार टूटती है तो उन दीवार से होके जितने भी घोड़े हो गए, बकरियां हो गई, भैंसे हो गए, सब आजाद हो जाते हैं और सब भाग जाते हैं। हीरा भी भागता है, लेकिन फिर हीरा पीछे मुड़ के देखता है। क्या देखता है पीछे मुड़ के? पीछे मुड़ के देखता है कि उसका दोस्त जो मोती है वो अभी भी बहुत मोटी रस्सी से बंधा हुआ है और वो भाग नहीं पा रहा। मोती उसे कहता है इशारों में कि भाई तुम चले जाओ, तुम तो आजाद हो जाओ, तुम मेरी चिंता ना करो। बट हीरा कहता है नहीं दोस्त, साथ निभाया है शुरू से लेके तो अंत तक निभाएंगे और मैं यहां से नहीं हिलने वाला। तो हीरा वहां रुकता है, सारे जानवर आजाद हो जाते हैं, है ना।
कि भाई नहीं रुकता है, मोती कहता नहीं मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर जो कांजी हाउस के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इन दोनों बैलों की नीलामी कर देते हैं और इनको एक डरियल सा आदमी है पैसे वाला, उसको ये दे देते हैं। अब बेचारे दोनों फिर से कि इनको पता चल जाता है कि भाई अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो ये फिर उस डरियल आदमी के साथ जाने को क्या करे, क्या ही कहा जाए। उनका इनका मानना ये था कि चलो एटलीस्ट ये तो है कम से कम कि हम दोनों साथ में रहेंगे। तो जब ये उस डरियल आदमी के साथ गुजरते हैं ना रास्ते पे, तो इनको ये रास्ता बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। और फिर इन्हें दिखता है अपना पुराना मालिक झूरी, जो अपने घर के दरवाजे पे बैठा हुआ है। ये भाग के झूरी के पास जाते हैं। झूरी इनको देखता है, दोनों की आंखों में नमी है, आंसू हैं, दोनों इमोशनल होते हैं। फिर गले मिलते हैं और फिर झूरी कहता है कि वो डरियल आदमी को, भाई तुम निकलो यहां से, भागो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम निकलो यहां से, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पास वापिस आ गए हैं। झूरी की बीवी जो जिसके कहने पे झूरी ने इनको उनके ससुराल भेजा था, वो भी बड़ी उनको गिल्ट फील होता है, उनको खराब लगता है और फिर वो भी गले लग के अपना लेती हैं और फिर से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं ना, तो फिर इस कहानी में ऐसा नहीं मैंने कहा इसको सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ के निकल जाओ, नहीं। जब आप इनके सवालों को देखोगे तो सवालों में इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है, आपका चरित्र चित्रण के ऊपर आता है। कैरेक्टर के बारे में लिखो, आप हीरा के बारे में लिखो, आप मोती के बारे में लिखो, तो उन दोनों की दोस्ती के ऊपर लिखो। अगर इस कहानी की मोरल वैल्यूज की बात करो तो प्रेमचंद ने क्या खूबसूरती से दिखाया कि दोस्त दोनों गहरे थे, दोस्ती दोनों की अच्छी थी, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा किसी भी कठिन परिस्थिति में। लेकिन हर बार उन्होंने कोशिश किस चीज के लिए की है, आजादी के लिए की है। और आप एक बात देखो, अगर आपने बात नोटिस नहीं की, वो शुरू से अपने मालिक झूरी के साथ भी रहते थे, आजाद वो वहां फील कर रहे थे जबकि वो किसी के पेट हैं। तो आजादी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्वतंत्र होना। आजादी का मतलब होता है कि आप एक अच्छी कंडीशन में, एक अच्छी जगह पे रहते हो, अच्छी केयर टेकर में रहते हो, आपको सारी चीजें मिलती है और आप अपना जो दिनचर्या की चीजें काम है वो आप करते हो। पशु का काम क्या है, पशु का काम है वो आपकी खेती में मदद कर देगा, आपके सामान को यहां से वहां ले जाने में मदद कर देगा और उसके लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वो काम लिमिट में कराते हो, उसके लिए उसका उतना भरण पोषण कर रहे हो, उसको उतना न्यूट्रिशन दे रहे हो। उसको मिल रहा था झुरी किया, बाकी जगहों पे भी उससे वही चीजें कराई गई, लेकिन खाना पीना अच्छा नहीं हुआ, उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं किया, उनको अच्छी स्थिति में नहीं रखा गया, रस्सी से बांध के रखा गया, खुट्टे से बांध के रखा गया। तो इन दोनों के माध्यम से जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने स्नेह, इमोशनल चीजें, वो सारी चीजें दर्शाई हैं। अब इस कहानी में कुछ मुहावरे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप व्याकरण कर रहे होंगे तो व्याकरण में जो मुहावरे वाला पोर्शन है, मैंने कई बार ये बात पहले भी बताई है बच्चों को कि मुहावरे जो है ना वो आपसे नॉर्मली कहानी के अंदर जो है वही पूछे जाते हैं। जैसे दांतों पसीने आना, अब इसका मतलब क्या है, बहुत अधिक मेहनत करवाना। ये मुहावरा तब यूज हुआ है जब आपका हीरा मोती को गया के पास, यानी जो उसके ससुराल है, वहां ले जाते हैं। फिर ये आपका जान से हाथ धोना, जान से हाथ धोने का मतलब मृत्यु का सामना करना। और मुहावरा क्या है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। साथ ही साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि कड़ा प्रतिकार करना, मतलब भाई साहब आपने एक चाटा मारा, मैं 4 चाटे मारूंगा, जोरदार मारूंगा। वही कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, अब ये है थोड़ी सी बातें मोरल वैल्यूज जो आप आंसर लिखते वक्त, हम आंसर राइटिंग भी जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कहानी का तात्पर्य आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इस कहानी में प्रेमचंद हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। पहली बात, संगठन में शक्ति है, यूनिटी बहुत मैटर करती है। तो हीरा और मोती एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए वो इतने सामूहिक तरीके से उन्होंने संघर्ष का सामना किया, तो फिर वो आजाद हो पाए और अपने झूरी के पास पहुंच पाए। आजादी का मूल्य, फ्रीडम की वैल्यू, कि स्वतंत्रता कभी दान में नहीं मिलती है, उसे अपने अधिकारों के लिए लड़कर छीनना पड़ता है। और साथ ही साथ संवेदनशीलता यानी एम्पैथी, कि पशुओं में भी मनुष्य जैसी बल्कि उनसे अधिक गहरी और निस्वार्थ भावनाएं होती है। याद करो जब वो कांजी हाउस में थे तो उन्होंने दीवार तोड़ी, सब जानवरों को पहले आजाद कराया, खुद वहां रुक गए, वहां रुके वो दोस्ती के लिए थे। तो निस्वार्थ भाव से, तो मनुष्य से अधिक संवेदनशील भावना उनके अंदर होती है और ये एम्पैथी हमें जानवरों से सीखनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर आप कहानी के इस पार्ट तक पहुंच गए हो तो आपको ये कहानी क्या लगी, इस कहानी का कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत बेहतर लगा। और एक सवाल मैं आपको छोड़ के जाना चाहूंगा कि अगर आप अपने दोस्तों से पूछो तो मुझे आप बताओ कि आप कौन सा कैरेक्टर हो। क्या आप हीरा जैसे टॉलरेंट और शांत हो, या फिर मोती जैसे थोड़े एग्रेसिव भी हो। ऐसे दोस्त का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस बनाना। चलिए इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगली कहानी के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे। बाकी हिंदी में कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप बस मुझे बताइए। मेरा नाम कुमार शानू है, मैं आपको क्लास 9 की हिंदी पूरी कराने वाला हूं इस साल इसी चैनल पे।
तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत हो बता देना। इसकी पीडीएफ भी आपको इसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको पिन दिखेगी। धन्यवाद।